चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से अपने इस प्यारे सेशन को, अपने इस पसंदीदा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। कॉपी पेन के साथ हो जाइए तैयार, जबरदस्त धमाकेदार प्रश्नों की बौछार होने वाली है लगातार, दमदार, धुआंधार। तो चलिए भाई, पूजा, हिमांशु, अवनी, चिराग, अनुराग, प्रीति, रीना, संजीव, मोस्ट वेलकम भाई, तनु मोस्ट वेलकम भाई, वासी, राजेश, आनंद मोस्ट वेलकम भैया। चलो तो लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर और बिल्कुल मजा आने वाला है। ये आपकी पसंदीदा क्लास के साथ साथ आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास भी है और निरंतर आपके लिए ये आती रहेगी और आपकी तैयारी में चार चांद लगाती रहेगी। तो चलिए शुरू करें और बिल्कुल बताइएगा पढ़कर कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए फटाफट बताएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में, है ना, भारत सरकार द्वारा इनको स्पार। तो साथियों जो इनको स्पार है यही तो इसरो के रूप में कन्वर्ट हुआ बाद में आगे चलकर, ठीक है। तो जो इनको स्पार है ये साथियों 1962 में स्थापित हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? इसके अध्यक्ष थे कौन? इसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। तो याद रहे कि विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इसका गठन 1962 में किया गया और फिर यही साथियों किस रूप में कन्वर्ट हुई, यही आप देखेंगे आगे चलकर इसरो बन गया 1969 में। कब भैया? 1969 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये बताइए, और इसीलिए साथियों विक्रम साराभाई को फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया कहा जाता है। फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया कौन? विक्रम साराभाई, ठीक है ना। चलिए बस ये बताइए, कह रहा शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसने गढ़ा था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ड साथियों, एआई की बात हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ये फुल फॉर्म है ना, एआई का फुल फॉर्म हो जाता है साथियों। और इस शब्द को देने वाले कौन थे साथियों? जॉन मैकार्थी के द्वारा यह शब्द दिया गया था। जॉन मैकार्थी के द्वारा साथियों यह शब्द दिया गया था। जरा ध्यान दीजिएगा, ये साथियों डेविन एआई। डेविन एआई क्या है? विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी हाँ, विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको ध्यान देना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली एआई एंकर। तो भारत की पहली एआई एंकर साथियों, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है साथियों क्या? सना। क्या नाम है इसका? सना नाम है, ठीक है ना। तो सॉरी लीसा नाम है इसका। क्या नाम है? लीसा। तो भारत की पहली जो एआई न्यूज एंकर है इसका नाम क्या है? लीसा साथियों, ठीक है ना। और यहां पर आप देख सकते हैं कि भैया भारत की पहली एआई टीचर, भारत की पहली एआई टीचर साथियों आइरिस, भारत की पहली एआई टीचर। तो जब आप पहली एआई टीचर की बात करेंगे तो ये कौन है साथियों? तो ये है आइरिस, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखना है, क्या नाम रखा गया है इसका? इसका नाम रखा गया है आइरिस, ठीक है ना। तो आइरिस क्या है? आइरिस साथियों भारत की पहली एआई टीचर, और लीसा क्या है साथियों? भारत की पहली एआई एंकर। और डेविन क्या है साथियों? तो डेविन है विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, अब साथियों आपसे कहा जाए कि देश की पहली एआई सिटी, देश की पहली एआई सिटी, चलिए फटाफट कमेंट करके बता देंगे कि देश की पहली एआई सिटी के तौर पर किसे विकसित किया गया है। और इसी प्रकार से आपको बताना है कि पहली एआई फिल्म, एआई आधारित पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो बिल्कुल बताइएगा। तो आप देखेंगे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लखनऊ। क्या साथियों? लखनऊ साथियों। और पहली एआई फिल्म कौन सी आई थी? याद होगा आपको, इराह। कौन सी आई थी? इराह आई थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको याद करना है, एआई फिल्म कहे तो इराह, एआई सिटी कहे साथियों तो लखनऊ। और अगर आपसे कह रहा है क्या कि भाई पहली एआई एंकर लीसा, एआई टीचर आइरिस, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग, जोरदार कमेंट आने चाहिए सभी के भाई। तनु, शुभी, शिव, रिंकेश, बताओ भैया एकदम बढ़िया सा। और इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक याद करिए, क्या कि संतों का शिव भजन। क्या भैया? संतों का शिव भजन। और अब इसमें आप देखेंगे क्या कि संतों से क्या हो जाता है भैया? संतूर वादक। क्या दोस्तों? संतूर वादक। और शिव से क्या हो जाएगा? शिव कुमार शर्मा। क्या हो जाएगा? शिव कुमार शर्मा साथियों। और भजन से क्या हो जाएगा? भजन सोपारी। कौन भैया? भजन सोपारी। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है
कि संतूर वादक कौन थे साथियों? प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा और भजन कुमार, है ना, भजन सोपारी। ठीक है भैया, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव कुमार शर्मा संतूर वादक पूछ रखा है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या पूछा हुआ है जरा ये भी ध्यान दीजिए। यहां पर पूछा है कि कौन नहीं थे। ठीक है ना, कौन नहीं थे साथियों। यहां पर ये नहीं पूछा है कि कौन थे, ये पूछा है कौन नहीं थे। तो भैया ये जो आप देख रहे हैं अमजद अली खां जी, ये संतूर वादक नहीं थे। ठीक है। अच्छा, तो बिल्कुल इस ट्रिक में भाई आप देखें तरुण भट्टाचार्य जी नहीं आए, लेकिन ठीक है, कम से कम दो नाम तो आपको याद हुए। ठीक है, आइए जरा इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चरमपंथी नेता नहीं थे? हाँ जी बिल्कुल, चरमपंथी नेता नहीं थे, बताएंगे बिल्कुल। और जरा सेशन को लाइक करते चलिएगा, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है भाई। बताइए, तो बिल्कुल बढ़िया सा प्रश्न है और राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए भाई? हम सब जानते हैं कि साथियों जो गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता, गरम दल के नेताओं को ही तो हम चरमपंथी कह रहे हैं। गरम दल के नेताओं को ही हम क्या कह रहे हैं साथियों? चरमपंथी नेता कह रहे हैं। ठीक है, और चरमपंथी नेताओं की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि आपने शॉर्टकट में याद करा है क्या? लाल बाल पाल। तो लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो ये तीन नेता तो थे ही थे। इसके अलावा अरविंद घोष भी थे। राइट आंसर इसका साथियों होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी साथियों नरम दल के नेता थे। किसके भैया? नरम दल के नेता थे। तो बिल्कुल आपको याद होगा नरम और गर्म दलों में विभाजन 1907 में हुआ था और 1916 में पुनः ये एक भी हो गए थे। आइए ये बताइएगा जरा, कह रहा है कि सीडैक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है? क्रियान्वित किया जा रहा है। तो देखिएगा भाई पुणे में सीडैक, सीडैक क्या है? एक तरह से समझिए कि सुपर कंप्यूटर है। एक तरह से समझिए क्या है ये भाई? सुपर कंप्यूटर है। और इसको कहां पर स्थापित किया गया है साथियों? पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और ये क्या कर रहा है साथियों? ऑपरेशन जतन। ठीक है, प्रोजेक्ट जतन के तहत काम कर रहा है। और इसके तहत क्या है भैया? एक सॉफ्टवेयर काम करता है। और ये जो सॉफ्टवेयर काम करता है ये क्या करता है? ये भारतीय संग्रहालय, भारत में जितने भी म्यूजियम हैं, भारत में जितने भी साथियों म्यूजियम हैं, भारत में जितने भी संग्रहालय हैं, तो भारतीय संग्रहालयों के लिए, भारतीय संग्रहालयों के लिए आप देखेंगे एक डिजिटल प्रबंधन, एक डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली के रूप में काम करता है। एक डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली, डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली के रूप में यह काम करता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है आपके लिए और इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है भैया, तो भारतीय संग्रहालयों के लिए एक डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली के रूप में यह काम करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। ये बताइए जरा, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी 1973 में भारत की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजना है? चलिए फटाफट बताएंगे। बिल्कुल सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल भाई देखिए, आंसर देते रहेंगे, थोड़े गलत होंगे थोड़े सही होंगे, लेकिन प्रयास तो आपको करते रहना है। ठीक है, चलिए बताइए भैया। देखिए एक बात समझिएगा कि हम यहां पर बात कर रहे हैं सीधे सीधे प्रोजेक्ट टाइगर की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट टाइगर की साथियों हम बात कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर जब 1973 को स्टार्ट हुआ था तो कहां से स्टार्ट हुआ था? इसे साथियों जिम कार्बेट से स्टार्ट किया गया था। कहां से स्टार्ट किया गया था? जिम कार्बेट से। और इसीलिए आप जानते हैं कि जिम कार्बेट को कहा जाता है कि देश का पहला टाइगर रिजर्व है। अब देश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? तो 55 टाइगर रिजर्व साथियों हो चुके हैं। ठीक है ना। अब यहीं पर आपको बता दें कि हम बात करें अगर टाइगर सेंसस की, तो कितने टाइगर हो चुके हैं जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो साथियों अगर हम टाइगर सेंसस की बात करते हैं तो देश में पहला टाइगर सेंसस, ठीक है, पहला टाइगर सेंसस 2006 में हुआ था। लेकिन लेटेस्ट जो आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़े ये कहते हैं कि हमारे देश में कितने साथियों? 3682। कितने टाइगर्स हैं? 3682 टाइगर हैं, जिसमेमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो भैया 785 हैं। कितने हैं साथियों? 785 हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, कितने? 563। ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर कौन है? उत्तराखंड है साथियों, 560। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। और राइट आंसर क्या है इसका भैया? प्रोजेक्ट टाइगर। क्या भैया? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब यहीं पर जरा इसको जरा ध्यान दीजिएगा कि पूरे आंकड़े आपके लिए लेकर आया हूं कि 2006 में साथियों जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था, सॉरी टाइगर सेंसस पहली बार हुआ था, तो 2006 में जब पहली बार हुआ था तो उस समय 1411 टाइगर थे। और आज जब 2022 का डाटा सबसे लेटेस्ट वाला अवेलेबल है तो 3682 टाइगर हैं। कितने टाइगर हैं? 3682 टाइगर हैं साथियों। और याद करिए कि टाइगर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए
क्या हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग समझौता। सेंट पीटर्सबर्ग समझौता का संबंध किससे है? सेंट पीटर्सबर्ग समझौता जो था साथियों, इसमें सीधी सीधी तो बात ये याद रखनी है पहले पहले कि सेंट पीटर्सबर्ग समझौता जो एग्जैक्टली 29 जुलाई 2010 को हुआ था, कहां पर हुआ था? रूस में हुआ था। इसका सीधा सीधा टारगेट ये था कि 2022 तक जो टाइगर्स की संख्या है, जो टाइगर्स हैं, इनको क्या किया जाए? डबल एक्स कर दिया जाए। ठीक है, मतलब डबल कर दी जाए इनकी संख्या को, डबल करने के टारगेट के साथ। इसी वजह से साथियों हर साल 29 जुलाई को आप देखते हैं कि भैया टाइगर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा भाई, आप देखिए, आपसे ये पूछ सकता है कि भाई पहली टाइगर सेंसस कब हुई थी? तो पहली जो टाइगर सेंसस है वो आप यहां से देखकर बता सकते हैं कि पहली टाइगर सेंसस कब थी? 2006 में थी। ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 2022 वाली जो रिपोर्ट है ये साथियों 5वीं टाइगर सेंसस है। ठीक है, 5वीं टाइगर सेंसस है। और यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर आंकड़े देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश में 785 है, पिछली बार 526 थे। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जहां पर पहले 524 थे, अब 563 है। और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है जहां पर पहले 442 थे, अब 560 है। ठीक है ना? चलिए, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 205, बिहार में 54, अलग अलग राज्यों में कितने हैं वो भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार से 2006 से लगातार टाइगर्स की संख्या का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला गया है। ठीक है ना? बढ़ता चला गया है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद भाई श्वेता। चलिए ये बताइए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई निम्नलिखित में से कौन एक है जिसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताज होटल बनवाया? मुंबई का ताज होटल किसने किसने देखा है बताइए एक बार कमेंट करके। तो बिल्कुल आंसर आने चाहिए भैया। तो ये साथियों बनकर तैयार हुआ था कब? 1999 में। कब बनकर तैयार हुआ था? तो भैया 1999 नहीं, 1999 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1899। हाँ, 1899 ठीक है, 1899 में साथियों बनकर तैयार हुआ था। और ये बात है ना रतन टाटा जी। ठीक है ना? अच्छा एक मिनट, रतन टाटा तो नहीं है ना, रतन टाटा, हाँ रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा होगा, क्या होना चाहिए चलिए बताइएगा। ठीक है, तो भैया आप देखेंगे एक्चुअली में क्या है कि मुंबई में जो ताज होटल है, मुंबई में जो ताज होटल है, हाँ ठीक है, रतन टाटा ही होना चाहिए कि जमशेद जी टाटा होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए? जमशेद जी टाटा या रतन टाटा? जमशेद जी टाटा होना चाहिए, क्योंकि रतन टाटा तो अभी हैं, तो रतन टाटा 1899 में कहाँ रहे होंगे? ठीक है ना? हाँ, रतन टाटा उस समय नहीं रहे होंगे, जमशेद जी टाटा होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए ठीक है, आगे देखा जाए। बिल्कुल ठीक है, ये बताइए जरा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? देखो भैया क्या क्या ऑप्शन है? बेकल किला, वेल्लुवर कोट्टम, पद्मनाभपुरम पैलेस या मंदिर भी है, मीनाक्षी मंदिर तो खैर आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें से साथियों क्या आंसर होना चाहिए पता है? ये होना चाहिए आंसर। ठीक है, और इसका निर्माण आपको बता दें कि भैया 1650 में किया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था भैया? तो शिवप्पा नायक के द्वारा। किसके द्वारा? शिवप्पा नायक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है? ये भैया केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरला में स्थित है। ठीक है ना? केरला में स्थित है। बाकी तीनों कहां पर है? बाकी तीनों साथियों तमिलनाडु में है। क्या बात है भैया, इतने लोग लाइव हैं, सभी लोगों ने अभी सेशन को लाइक नहीं किया है, ये बहुत गलत बात है। तो भैया बिल्कुल कंजूसी नहीं, लाइक वाला बटन दबाने में कंजूसी नहीं। आइए इसका भी आंसर दीजिएगा, बढ़िया प्यारा सा प्रश्न है। आप सब जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को साथियों। ठीक है ना? कहां से शुरू किया गया था साथियों? इसको पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। पानीपत हरियाणा से इसको स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था, आपको बिल्कुल याद होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए कि इसी के अंतर्गत साथियों क्या शुरू किया गया? सुकन्या समृद्धि योजना, है ना? और इसकी भी डेट यही मानी जाती है। ठीक है, कि भाई 22 जनवरी 2015 को ही इसी के साथ सुकन्या समृद्धि योजना शुरू हुआ, जिसमें यह कहा जाता है कि मिनिमम, ठीक है, इसमें मिनिमम कितना जमा किया जा सकता है? तो मिनिमम 250 रुपए एक दिन, एक महीने में जमा किया जा सकता है। और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं? तो 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। इसमें यह भी शर्त है कि भाई बच्चे के जन्म से लेकर बच्ची के, भाई ये लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए नहीं है, बच्चियों के जन्म से लेकर 10 वर्ष की उम्र तक यह खाता खुलवाया जा सकता है। ठीक है, जन्म से 10 वर्ष की उम्र तक यह खाता
खुलवाया जा सकता है। हरियाणा से इस योजना को इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि भाई हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो है, अर्थात लिंगानुपात है। ठीक है ना। चलिए ये बताओ भाई, चलिए सभी के आंसर आने चाहिए भाई। रूप, संदीप, अभिनव, अनीश, कविता, मृदुला, अनुराग, संदीप, बताओ भैया, सभी के आंसर आने चाहिए। कह रहा है 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उसका नाम बताना है। और ये किसने तैयार किया था? तो टाटा बिरला। ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, बिरला टाटा। ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो टाटा बिरला ने मिलकर इसे तैयार किया था और इसे नाम दिया गया था द बॉम्बे प्लान। क्या नाम दिया गया था? द बॉम्बे प्लान नाम दिया गया था। ठीक बात है। चलिए ये बताइए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की लेखिका कौन है? लेखिका, बिल्कुल। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर प्राइज भी मिला हुआ है इन्हें। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनके बुकर प्राइज भी साथियों मिला हुआ है, अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय। आप देख सकते हैं साथियों, ये किसकी किताबें? ये चेतन भगत की प्रसिद्ध किताबें हैं। ये चेतन भगत की प्रसिद्ध किताबें हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध अगर किताबों की बात करें तो जैसे हाफ गर्लफ्रेंड है ना, और ये है वन अरेंज्ड। ठीक है ना। और ऐसे ही कई सारी किताबें हैं, टू स्टेटस है किताबों में। ठीक है, 5 पॉइंट समवन, ऐसा मतलब कई सारी किताबें हैं। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं किरण देसाई की शानदार किताब है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, किरण देसाई की शानदार किताब है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और इसी प्रकार से सलमान रुश्दी की कई फेमस किताबें हैं, जिसमें से इनको मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए क्या मिला हुआ है साथियों? बुकर प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ठीक है ना। चलिए देख लिया जाए। ठीक है भैया, तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है और एक एक करके आप याद करते चलेंगे और चीजों को समझते चलेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, चलिए आगे देख लिया जाए। बिल्कुल लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। और ये बताइए, केवल आंसर देने पर फोकस करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में फर्जी का कमेंट करने वालों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है ना। खास करके किसी को अपशब्दों का इस्तेमाल कोई भी करता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसलिए आप पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है ना। चलिए, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है भैया? कर्नाटका में स्थित है साथियों। अच्छा, देश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? ठीक है, देश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जरा कमेंट करके बताएंगे। देश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? 563। कितनी भैया? सॉरी 573। कितनी भैया? 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, इसको भी आपको जरूर याद करना है। ये बताइएगा, 1945 में यूएन की लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है ना। बिल्कुल, तो भैया बिल्कुल आपको याद करना चाहिए। देखिए, एक साथियों क्या है? एक है लीग ऑफ नेशंस। ठीक है ना। एक है लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, जो लीग ऑफ नेशंस है, लीग ऑफ नेशंस। और एक साथियों क्या? एक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये साथियों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1920 में, जनवरी 1920 में। और इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है ना। तो बिल्कुल, और दोनों का उद्देश्य सेम था। ठीक है, विश्व युद्ध रोकना। ठीक है, आगे आने वाले समय में कोई विश्व युद्ध ना हो ऐसा प्रयास करना, विश्व युद्ध रोकना। ठीक है, विश्व युद्ध रोकना। ठीक है, तो भैया कुल मिलाकर विश्व युद्ध रोकने के उद्देश्य से दोनों ही स्थापित है। हालांकि कभी आपसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य पूछ ले तो आप अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता बताएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, और इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक बाद। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। चलिए आगे देख लिया जाए। ये बताइए, पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? साथियों, पुलवामा जम्मू कश्मीर तो आपको याद ही होगा। ठीक है ना, है ना। पुलवामा विश्व युद्ध आपको पुलवामा तो आपको याद ही होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्या मतलब है भैया? संदीप बाबू चलने दीजिए, उनकी अपनी राजनीति है, उससे अभी अपने को कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, तो पुलवामा अटैक साथियों याद होगा कि वो 14 फरवरी का काला दिन। ठीक है, 14 फरवरी। और वो साथियों 2019 का इलेक्शन का ईयर था, है ना। 2019 का वो इलेक्शन का ईयर था। 14 फरवरी 2019 को यह हमला होता है ना। और इसी के तुरंत बाद आप देखेंगे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक होती है और एकदम, है ना, जबरदस्त तरीके से, है ना, मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। खैर, ये बताइए जरा,
अब आपको बताना है साथियों कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक, आर्थिक विकास का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का एक अच्छा संकेतक आपको बताना है। जी हाँ, तो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक इसमें से क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है जीडीपी, ठीक है, कि किस देश की जीडीपी कितनी बड़ी या छोटी है, वही उसकी आर्थिक विकास को, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को दर्शाता है। ठीक बात है ना? चलिए बिल्कुल, आइए अगले प्रश्न की तरफ चले और साथियों जीडीपी की बात करेंगे। तो जीडीपी का बड़ा सीधा सा मतलब है इनकम प्लस एक्सपेंस कर देते हैं, मतलब 10 रुपए कमाया 15 रुपए खर्च हो गया तो 25 रुपए जीडीपी हो गई। ठीक है, हाँ, तो जीडीपी ऐसे ही चलता है। बाकी मतलब इसमें कोई ये नहीं होता है कि है ना कमाया कम ज्यादा खर्च किया, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी आप देख सकते हैं साथियों कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024। कितने भैया? 1024। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एकदम बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी आपको 4 ऑप्शन दे दे कि भैया एमबी, जीबी, टीबी, है ना, और केबी, और आपसे कहे निम्नलिखित में से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है भाई, तो ये बताइएगा आप। बिल्कुल भाई बताएंगे भाई, संजू, भोला, राकेश, संदीप, मृदुला। बिल्कुल, ओसीआर का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो ओसीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कह रहा भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो बिल्कुल बताने का प्रयास करिए और आपके पास आंसर होना चाहिए। अगर आपने कभी आर्टिकल कौन सा पढ़ा हो, आर्टिकल 53(2) पढ़ा है आपने कभी, तो आर्टिकल 53(2) जो है उसमें यह बात स्पष्ट रूप से मेंशन है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। जो प्रेसिडेंट होगा साथियों, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। ठीक बात है। अच्छा, तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ है। ठीक है ना, तो अगर मतलब कहें कि आज के टाइम में भारत का कमांडर इन चीफ कौन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो आप यही बताएंगे। ठीक है, क्या? प्रेसिडेंट। और इस नाते किसी भी युद्ध के साथ अगर भारत की, किसी भी देश के साथ अगर भारत का युद्ध की घोषणा होती है तो प्रेसिडेंट करेगा, और चल रहे युद्ध में समाप्ति की घोषणा भी प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है ना, चलिए बताइए भैया क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? किसके द्वारा यह वकालत की गई थी? तो भैया ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले साथियों कई सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले, पहली बात तो ये भैया गुरु थे। किसके गुरु थे भाई? दो, है ना, हाँ, दो ऐसे लोग जो नामी हैं काफी। एक तो महात्मा गांधी के भाई गुरु थे, दूसरे साथियों ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। किसके भैया? मोहम्मद अली जिन्ना के। ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखना है। दूसरे भैया गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, इन्होंने 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आईएनसी के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि बनारस में हुआ था। ठीक है ना, इन्होंने साथियों, इन्हें 1905 में विपक्ष का नेता भी कहा गया। ठीक है, विपक्ष का नेता की उपाधि भी मिली। क्या मिली? विपक्ष का नेता की उपाधि। ठीक है ना, तो इनकी उपाधि क्या है भैया? विपक्ष का नेता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने, आप देखेंगे 1905 में ही क्या किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी साथियों? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने करी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना करी, यह भी महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से आपको याद हो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कहा था क्या कि कर्जन क्या है? कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। ठीक बात है, औरंगजेब कहा। ठीक है, तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये सारी की सारी हमने इधर लिख दी। तो भैया बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है साथियों कि आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए। आप सभी की शानदार तैयारी के लिए ये क्लास है, और जैसा आपको लगे क्लास को पढ़कर महसूस हो अंतरात्मा से, जरूर कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा आपको। बिल्कुल ठीक है, और क्यों आपको अच्छा लगता है, क्या आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं? शॉर्ट नोट्स आपके बनने चाहिए। और याद रहे कि 1 अक्टूबर से आपकी पहचान सीरीज शुरू हो रही है, और डेली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, तो एक अलग से कॉपी खरीद लो। डेली नोट्स बनाने के लिए एक अलग से कॉपी खरीद लो। ठीक है ना, और क्लास के दरमियान कॉपी खोल कर बैठा करो, हाथ में पेन लेकर बैठा करो, पूरे एक्टिव होकर बैठा करो। और ईमानदारी से बताना कितने लोग अभी इस
पोजीशन में बैठे हैं कि भैया फटाफट किसी चीज को लिख पाए। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनके हाथ में इस समय कॉपी पेन है ना? कितने लोग ऐसे हैं? एक बार ईमानदारी से कमेंट करके यस या नो में बताएंगे कि कितने लोगों के पास इस समय हाथ में कॉपी और पेन है। हाँ जी, कितने लोगों के पास है ना? जल्दी जल्दी फास्ट। राजेश जी के पास है, ठीक है। राकेश, अच्छा ठीक है। रिंकेश, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आप, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब यह है कि यहां पर क्लास करने वाले तकरीबन 60% लोग ऐसे जिनके हाथ में कॉपी पेन है, तो बहुत अच्छी बात है। और यह संख्या 100% मुझे चाहिए कल से जब आपकी क्लास स्टार्ट हो रही हो पहचान सीरीज। तो एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए जो पहचान सीरीज 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे 4 बजे वाली क्लास में सबके हाथ में या इवन सभी क्लास में कॉपी पेन आपके हाथ में चाहिए, ठीक है, ताकि आप लिखें और उस हिसाब से तैयारी करें। और आप भी ये मानते हैं कि बिना लिखे पढ़ने से कोई फायदा मतलब है नहीं, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी जी को साथियों भारत रत्न मिला था, आपको याद होगा। 2019 में इनको भारत रत्न मिला और 2024 में साथियों जिन्हें भारत रत्न मिला, जैसे 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है ना। अच्छा भैया लोग, तो ये कर्पूरी ठाकुर हैं साथियों जिन्हें भारत रत्न मिला है इस साल, है ना भाई। कर्पूरी ठाकुर कौन रहे? ये बिहार के साथियों पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि ये साथियों लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, ये क्या रहे? ये उप प्रधानमंत्री रहे देश के, ठीक है ना। और इन्होंने माई कंट्री माई लाइफ नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। पीवी नरसिम्हा राव साथियों, पीवी नरसिम्हा राव ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। और ये देखिए चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री साथियों। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता, किसान दिवस इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, ये साथियों भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है ना। चलिए ये बताइए जरा। और बाकी ऐसा होता है साथियों भारत रत्न पीपल का पत्ता, ठीक है, पीपल के पत्ते जैसा, ये बताइएगा बिल्कुल। अब जो लोग नोट्स के मामले में, या जैसे हमने पूछा कि कॉपी पेन है ना साथ में है कि नहीं है, तो अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो अपने साथ है ना, अपने आप से झूठ बोल रहा है, मेरे से नहीं, ठीक है ना। मेरे से नहीं, अपने आप से आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप में से किसी ने झूठ बोला है तो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल कोशिश करिए कि झूठ ना बोलना पड़े और वाकई में कॉपी पेन लेकर बैठने की जरूरत है। तो 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक, भाई मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। साथियों बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय भी कह सकते हैं। इन्हें साथियों रंगून निर्वासित कर दिया गया था, मतलब 1857 की क्रांति के बाद इन्हें रंगून भेज दिया गया, वहीं पर साथियों इनकी डेथ हो गई। और इनके मकबरे पर, इनका मकबरा भी वही रंगून या यंगून में बनाया गया। रंगून या यंगून कहां पड़ता है भैया? तो रंगून कहिए या यंगून कहिए, यह म्यांमार में पड़ता है, यही इनका मकबरा है भैया। और इनके मकबरे के ऊपर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब कि इसके मातृभूमि में इसे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। चलिए लाइक का 13 शतक पूरा कर दीजिए और इसका आंसर बताइए। क्या कह रहे हैं? नमक आंदोलन साथियों, नमक आंदोलन जो कि वर्ष 1930 में हुआ ना, वर्ष 1930 में। और इसे आप है ना नमक सत्याग्रह की शुरुआत साथियों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा था, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा था। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और जरा है ना आंसर देने का प्रयास करिए कि ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, क्या वाकई में आप इसको आपने अच्छे से पढ़ा है? तो पढ़ा है तो ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर बताइए। तो भैया बिल्कुल आप बता लेंगे, अगर आपने चारों ऑप्शन पढ़ा तो आपको आंसर मिल गया होगा कि भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। अब आप चारों ऑप्शन को पढ़कर है ना आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कि स्कूल कहां जाने लगे, ठीक है, आजादी तो मिली नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है भैया? किस सिख गुरु के निमंत्रण पर है ना हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? अब जरा एकदम सीक्वेंस से ध्यान दीजिए कि पहले साथियों अगर हम अमृतसर की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? अमृतसर, ठीक है, अमृतसर की साथियों अगर हम बात करते हैं तो इत्मीनान से ये समझिए कि भाई बिल्कुल बेसिक से पहली बात तो ये कि अमृतसर का पुराना नाम क्या है? अमृतसर का पुराना नाम मतलब अमृतसर को किसी और नाम से जाना जाता है क्या? बिल्कुल, तो इसका पुराना नाम है साथियों रामदासपुर। क्या नाम है इसका? रामदासपुर, ठीक है ना। अब याद रहे कि साथियों इस अमृतसर जो है किसने बसाया? तो किसने बसाया भैया? गुरु रामदास, चौथे गुरु रामदास ने बसाया, ठीक है। और चूंकि साथियों रामदास ने बसाया था इसलिए इन्हीं के नाम पर यहां पर
रामदास, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पर स्थित है। अमृतसर में साथियों जो हरमिंदर साहब है, ठीक है, क्या है, हरमिंदर साहब की अगर हम बात करें तो हरमिंदर साहब साथियों, हरमिंदर साहब का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की बात कर रहे हैं। और स्वर्ण मंदिर की नींव की बात करें कि नींव किसने रखी, तो कहा जाता है कि सूफी संत मियां मीर, सूफी संत मियां मीर ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन इसका निर्माण कराया किसने, इसका निर्माण साथियों, निर्माण किसने कराया, अर्जुन देव ने कराया। और इसे सोने का किसने बनवाया, तो इसे सोने का बनवाने या सोने की परत चढ़वाने का श्रेय किसे जाता है, यहां सोने की परत चढ़ाने का श्रेय जाता है महाराजा रणजीत सिंह को, ठीक है ना, किसको, महाराजा रणजीत सिंह को, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए, अगले प्रश्न की तरफ चले, ठीक है। ये बताइएगा, बिल्कुल अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी, ठीक है, गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। वैसे भी अकबर जमीन कहां से लेकर आया था, अकबर जमीन कहां से लेकर आया था, है? ये भी तो एक सवाल है। चलिए, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी, तो साथियों श्वेत क्रांति की बात हो रही है। और श्वेत क्रांति जो है ये किसका हिस्सा है, याद करिए, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है ना, ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है, ठीक है ना, ऑपरेशन फ्लड साथियों। और बिल्कुल आपको पता है कि भैया इसे श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और कब हुई थी, 1970 में इसकी शुरुआत, सॉरी हाँ 1970 में इसको साथियों शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, गुजरात से हुई थी। कहां से हुई थी, गुजरात से हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ये बताइए, जीएसएलवी का फुल फॉर्म साथियों आपको बताना है, ठीक है। तो जीएसएलवी, जीएसएलवी क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। साथियों इसरो के द्वारा जो लॉन्च व्हीकल्स डेवलप किए गए हैं ये उसी से संबंधित है ना। इसरो के जो लॉन्च व्हीकल हैं, पहले क्या होता था, पहले साथियों शुरू में एसएलवी था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर एएसएलवी आया, एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना, हाँ सॉरी ऑगमेंटेड है ना, क्या आया भैया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्या आया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और फिर ये एडवांस नहीं है इसका मतलब ऑगमेंटेड है, ठीक है। देखिए एसएलवी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, एसएलवी का फुल फॉर्म साथियों होता है सैटेलाइट, क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्या भैया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये होता है। और इसमें जो ए आया है तो ए का मतलब हो जाता है ऑगमेंटेड, क्या भैया, ऑगमेंटेड, ठीक है ना, बाकी तो वही है ऑगमेंटेड एसएलवी, एसएलवी का मतलब वही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहां पी आ गया तो यहां पी का मतलब क्या हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब यहां देखिए जी आ गया तो जी से क्या हो गया, तो जी से जियो सिंक्रोनस हो जाएगा, बस जियो सिंक्रोनस हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी तो सब वही रहेगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये क्या है, इसको कहते हैं बाहुबली रॉकेट, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए अगले प्रश्न की तरफ, बिल्कुल ये बताइए जरा, कह रहा भारत का अब इसमें यह भी है कि जैसे ये फर्स्ट जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है, फर्स्ट जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है, ये सेकंड जनरेशन का है, ये थर्ड जनरेशन का है और ये फोर्थ जनरेशन का है, ठीक है ना। तो ये जनरेशन है, तो आपसे पूछ सकता है कि सेकंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का बताइए, ठीक है ना। चलिए तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट नहीं, जिम कार्बेट तो भैया क्या था, जिम कार्बेट ये पहला नेशनल पार्क है, ये क्या है, ये पहला नेशनल पार्क है, ठीक है, पहला नेशनल पार्क है मतलब पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये पहला टाइगर रिजर्व भी है, क्या है, ये पहला टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, लेकिन ये पहला संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है, ठीक है। हाँ, और सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या वाला जो टाइगर रिजर्व है वो भी यही है, ठीक है भैया। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे इतना शानदार कंटेंट मिले तो सेशन को लाइक करने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, खुद ही करना चाहिए, ठीक है, यह आपका कर्तव्य बनता है। चलिए फटाफट बताइए, कह रहा बीमा राशि, अब ये तो आराम से बता लेंगे। देखिए याद करिए साथियों, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है साथियों, इसमें यह बताया गया है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई बागवानी फसल है, ठीक है, बागवानी फसल है, ठीक है, हाँ बागवानी फसल है या फिर वाणिज्यिक फसल है, मतलब कॉमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप है, तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। और फिर दूसरा कहा जा रहा है खरीफ की फसल के लिए क्या होगा, खरीफ की फसल के लिए, और फिर होगा भाई रबी की फसल के लिए। तो दरअसल में मामला ये है, मामला ये आप समझिएगा, स्पेशली इंपॉर्टेंट है
कि भाई जैसे 5% इसमें है, 2% इसमें है, 1.5% इसमें है, ठीक है। मतलब जैसे इंसानों का बीमा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, जैसे भाई चीजों का होता है कि आप पता चले कि आप गए, आपने लिया मोबाइल कि यार भैया चलो मोबाइल ले लेते हैं। अब आपने एक मोबाइल ले लिया कि भैया हमने एक मोबाइल खरीद लिया। मोबाइल जैसे ही आप लेते हैं, मोबाइल लेने के बाद आपसे दुकानदार कहता है कि सर इतना महंगा मोबाइल ले रहे हैं, एक काम करिए इसका इंश्योरेंस करा लीजिए, ठीक है। तो आपको बताता है कि आपका मोबाइल कितने का है, तो सर देखिए आपका मोबाइल जो है 85,000 का है, एक काम करिए 10,000 रुपए का इंश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको 4 साल के लिए या 2 साल के लिए 3 साल के लिए मिल जाएगा। अगर मोबाइल जो है टूटता फूटता है, कुछ होता है, तो फिर क्या होगा, वो आपको दूसरा मिल जाएगा, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर है कि भैया सरकार की तरफ से शुरू की गई योजना है, और इसमें सरकार ये कह रही है कि भैया अगर आपकी फसल खराब हो जाती, किसान फसल खराब होने की वजह से कई बार क्या करते हैं कि भाई आत्महत्या कर लेते हैं, कई और स्टेप उठा लेते हैं। तो वही चीज यहां पर बताया गया है कि भैया क्या होगा कि आज जो इस योजना के तहत किसानों को पैसा वापस दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जिस प्रकार के, देखिए जिस प्रकार के कोयले में, मतलब जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से उसका, ठीक है, क्या होता है, उतना अच्छा कोयला होता है। जैसे एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छे किस्म का होता है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला। कभी भी अगर आपसे पूछता है कि भैया सर्वोत्तम किस्म का कोयला जो होता है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे एंथ्रेसाइट, ठीक है। और सबसे निकृष्ट, सबसे खराब किस्म का कोयला कौन सा है, पीट, ठीक है ना, सबसे खराब किस्म का कोयला, ठीक है। और भारत में ज्यादातर कोयला जो है वो कौन से प्रकार का है, भारत में सर्वाधिक मौजूदगी किसकी है, भारत में सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जो है वो कौन सा कोयला है, तो भारत में सर्वाधिक जो है वो बिटुमिनस है। कौन सा है, बिटुमिनस है। लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट एक ही जगह पर प्रसिद्ध रूप से मिलता है, और वो मिलता है साथियों नेवेली में। कहां पर, नेवेली तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि भैया तमिलनाडु के नेवेली में ही सबसे ज्यादा मिल जाता है आपका क्या, लिग्नाइट। नहीं तो लिग्नाइट नहीं मिलता, ज्यादातर क्या मिलता है, बिटुमिनस मिलता है। एंथ्रेसाइट थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में मिलता है, नहीं तो मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए बताइए क्या कह रहा है, कह रहा दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने और कब किया था। भाई देखो भारत में जो पहली मेट्रो चली थी वो कहां पर चलाई गई थी, तो भारत में साथियों पहली मेट्रो 1984 में चलाई गई थी, और आपको याद होगा साथियों कहां पर, कोलकाता में साथियों ये चलाई गई थी। कहां पर, कोलकाता में, ठीक है ना। और याद करिए कि भाई भारत में मेट्रो मैन किसे कहा जाता है, ठीक है, भारत में मेट्रो मैन कहा जाता है ई श्रीधरन को। किसे कहा जाता है, ई श्रीधरन को कहा जाता है, ई श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। ई श्रीधरन को क्या कहा जाता है, मेट्रो मैन कहा जाता है, ठीक है। और ये साथियों 2002 में इसका उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा, भैया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा साथियों, ठीक है ना। चलिए ये बताइए विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिल्कुल बताएंगे, और बिल्कुल सेशन को लाइक करने में एकदम कंजूसी नहीं करनी है भाई, ठीक है। चलिए देखो लाइक वाइक किए होते हो तो अच्छा लगता है, डाटा देखकर अच्छा लगता है कि अच्छा इतने लोगों ने लाइक किया है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब इतने लोग रेगुलर, है ना, पसंद करते हैं दिल से। आइए ये बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है भाई भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, बिल्कुल आप बता लेंगे कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल साथियों देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। सुमित्रा महाजन कौन थी साथियों, देश की, ठीक है, दूसरी महिला स्पीकर, दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष, दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष साथियों मीरा कुमार थी। कौन थी, मीरा कुमार थी। कौन, मीरा कुमार, बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। और इधर राजकुमारी अमृता कौर साथियों, राजकुमारी अमृता कौर याद करिए पहली केंद्रीय महिला मंत्री, पहली केंद्रीय महिला मंत्री, पहली केंद्रीय महिला मंत्री, ठीक है ना। हाँ जी, इनके पास स्वास्थ्य विभाग था, हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास थी, ठीक है। बाकी सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम, किस राज्य की बनी थी भैया, तो आप जानते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, ठीक है। चलिए ये बताइए केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, गजब का क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर कौन देने वाला है, क्या बात है। हाँ भाई कौन आंसर दे रहा है, दादर नगर हवेली। आप सब जानते हैं कि अगर हम दादर नगर हवेली की बात करें तो वर्ष 1954 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ। किससे भैया, पुर्तगालियों से, है ना, पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ, ठीक है ना, पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ या आजाद हुआ। और फिर याद होगा आपको कि इसे साथियों 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 के थ्रू यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था।
ठीक है ना। हालांकि अब तो दादर नगर हवेली दमन दीव सब एक ही में है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा, दमन गंगा। क्या होगा, दमन गंगा, ठीक है। चलिए ये बताइए भाई, कह रहे वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई है। जी हाँ, अमेरिका की साथियों कंपनी है, और अमेरिका की इस कंपनी का फुल फॉर्म भी याद करिएगा, क्या, इंटरनेशनल, क्या भैया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या भैया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दैट इज IBM, दैट इज IBM। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने क्या कहा है। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हिंदी में द्रव्य नहीं कहेंगे, हिंदी में पदार्थ कहेंगे, ठीक है ना, मैटर, ठीक है। क्या कहेंगे भैया, मैटर, ठीक है। चलिए ये बताइए, हाँ जी, क्या कह रहा है, कह रहा है साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की साथियों पहली महिला कौन थी। और ये बात है साथियों वर्ष 1977 की। कब की भैया, वर्ष 1977 की बात है, और बिल्कुल आप बता लेंगे, क्या बात, जबरदस्त, जिंदाबाद, कल्पना चावला। कौन साथियों, कल्पना चावला। और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए ये बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिंसक घटनाएं थी जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये तो सबको पता होगा, लेकिन कब लिया था, क्या कोई जानता है, कब, जरा डेट बताइए, कब और कहां, ये दो चीजें बताइए, कब और कहां, ठीक है। क्योंकि ये घटना तो आप सब जानते हैं कि चौरी चौरा घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और इसी हिंसक घटना की वजह से, है ना, इसी कारण वापस लिया था, इसी कारण वापस लिया था, लेकिन कब वापस लिया था और कहां वापस लिया था। तो इस घटना के साथियों, ये जो घटना यहां पर हुई, इस घटना के पूरे एक हफ्ते बाद 12 फरवरी 1922 को, कहां पर, बारदौली, गुजरात, गुजरात के बारदौली में, कहां पर, गुजरात के बारदौली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। उसी में यह डिसीजन लिया गया था, ठीक है ना, उसी में यह डिसीजन लिया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए, ये बताइए कौन सा देश ओपेक, भाई ओपेक की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, है ना, ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना। तो भैया ये पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज का क्या है भैया, ये, है ना, संगठन है। 1960 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1960 में, ठीक है। और अगर हम इसके हेड ऑफिस की बात करें तो इसका साथियों हेड ऑफिस 1960 से 65 तक कहां था, 1960 से 65 तक इसका हेड ऑफिस बगदाद में था। कहां पर था, बगदाद में था, ठीक है। और 1965 से अब तक कहां पर है, 1965 से अब तक साथियों इसका हेड ऑफिस कहां पर है, वियना में है। और वियना कहां की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। लेकिन याद रहे कि ऑस्ट्रिया साथियों इसका सदस्य नहीं है, ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेड ऑफिस जरूर है, लेकिन ये इसका सदस्य नहीं। क्या बात है भैया, 4 लाइक पूरा होने में मात्र 2 लाइक बाकी हैं, 398। तो भैया जरिए दौड़ाइए, फटाफट बताइए। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्जीरिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, केन्या, ठीक है ना। तो भैया अल्जीरिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, केन्या। तो केन्या आप देखेंगे इसका सदस्य, है ना, नहीं है। कौन भैया, केन्या इसका सदस्य नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसके कौन कौन से सदस्य हैं। अब इसमें एक बात और है कि अंगोला ने एग्जिट मार दिया है, अंगोला भी इससे बाहर हो गया। कब, 1 जनवरी 2024 को अंगोला ने भी ओपेक की सदस्यता छोड़ दी, ठीक है ना। कई देश तो पहले ही छोड़ चुके हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, है ना। ये बताइए फिलहाल कह रहा भैया इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे, ठीक है ना। मतलब किसी राज्य के सीएम भी रहे और एक फेमस आयोग हुआ जिसको आप मंडल कमीशन कहते हैं या मंडल आयोग कहते हैं। तो मंडल आयोग साथियों, जी हां, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे कौन, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और ये
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिहार के पूर्व सीएम, ठीक है ना, बिहार के पूर्व सीएम, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करना, बिहार के पूर्व सीएम और मंडल आयोग के अध्यक्ष, मंडल आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए, पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है भैया, आराम से बता लीजिएगा, बिल्कुल बताने का प्रयास करिए जरा। तो भाई रिफॉरेस्टेशन, जाहिर सी बात है, रिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब निकाला जाए, इसका मतलब यही निकाला जाए कि नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना, ठीक है। तो बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ये बताइए, कह रहा है कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय है, ये तो आराम से बता लेंगे, ठीक है भाई। देखिए, इसमें जितने भी दे रखे हैं सब आप जानते हैं, जैसे IRDA है भाई, इसकी स्थापना 1999 में हुई, इसका हेड ऑफिस कहां पर है, हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है, इसका काम है बीमा संबंधी जो गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित एवं नियमित करना, ठीक है ना। RBI भाई, RBI आप जानते हैं 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1935 में स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ये भाई इसका हेड ऑफिस कहां पर है, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है। और ये किसके लिए है भैया, तो बैंकों के लिए ये बहुत सारे नियम वगैरह जो भी चीजें हैं वो बनाता है, ठीक है। सेबी साथियों 1988 में नींव पड़ी और 1992 में विधिवत स्थापना हुई, ठीक है। और इसका हेड ऑफिस भी कहां पर है, इसका हेड ऑफिस भी साथियों मुंबई में है, ठीक है। और यही इसका भाई आंसर है, शेयर बाजार, ठीक है ना, शेयर बाजार, ठीक है, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, ठीक है। और नाबार्ड की बात करें तो 1982 में है ना इसकी स्थापना हुई, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका, सेबी, क्या है भैया, सेबी इसका आंसर है, ठीक बात है। चलिए, बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद, ठीक है भैया। तो आपको बिल्कुल विश्वास बेस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ जुड़िए और विश्वास से विश्वास तक के सफर को हमारी MD क्लासेस की विश्वसनीय टीम के साथ पूरा करिए। बिल्कुल, बाकी ये सिंपल प्रोसेस है दैट आप कैसे इस बैच को ले सकते हैं। और हाँ, याद रहे कि 1 अक्टूबर से आपकी पहचान सीरीज की क्लासेस शुरू हो रही हैं और पहचान सीरीज के अंतर्गत डेली 3 बजे मैथ, 4 बजे GS और 5 बजे रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कितने कितने बजे क्या क्या मिलेगा भैया, 3 बजे मैथ, 3 बजे मैथ, 4 बजे GS और 5 बजे रीजनिंग, है ना। और इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलने वाला है, इसमें आपको मिलने वाला है PYQs, क्या भैया, PYQs, ठीक है। पहचान सीरीज से आप अपने आप को पहचाने और हमारे साथ तैयारी को मजबूत करें, ठीक है। चलिए, तो इस टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी कल शाम को 4 बजे। आपको सेशन कैसा लगा, आपको कंटेंट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और बना रहे हैं तो आपके लिए किस प्रकार लाभदायक है। किसी प्रकार की क्वेरी होने पर, कोई डाउट होने पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप किसी भी टाइम, लेकिन कॉल सुबह 10 से 6 बजे के बीच में, सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।